नमस्कार साथियों। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और ऊर्जावान विस्तृत चर्चा में सभी सीखने वालों का बहुत-बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और आज का ये गहन विश्लेषण उन सभी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है जो यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट जैसी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज हम बाल विकास यानी सीडीपी के उस हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जहां से हर बार परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न पक्के आते ही आते हैं। एकदम पक्के। हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के 4 सबसे बड़े स्तंभों की, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर और ईएल थॉर्नडाइक। मतलब ये नाम सुनते ही बहुत से छात्रों को लगता है कि अरे यार फिर से वही थ्योरी। हाँ, और ये एक बहुत ही सटीक और जरूरी विषय है। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये चारों सिद्धांत कोई मामूली टॉपिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बाल विकास की नींव है, एकदम फाउंडेशन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या? अक्सर देखने में आता है कि 90% छात्र इन्हीं 4 मनोवैज्ञानिकों में उलझ जाते हैं और भारी गलती कर बैठते हैं। हाँ, क्योंकि वो सबको आपस में मिला देते हैं। बिल्कुल। इसका कारण ये है कि वे इन सिद्धांतों का रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और फिर परीक्षा हॉल में सब खिचड़ी बन जाता है। और जब परीक्षा में सीधे सीधे स्टेटमेंट आधारित प्रश्न आते हैं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। सही कहा। हमारा आज का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को समझना है। क्योंकि एक सीधा सा नियम है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल आसान है, और अगर कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया तो जवाब गलत होना तय है। एकदम तय है। इसीलिए आज हम इन सिद्धांतों की तह तक जाएंगे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी याद दहानी। हमारे चैनल पर रोज ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली विस्तृत चर्चाएं आती रहती हैं। हाँ, रोजाना 2 क्लासेस। तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, प्रीमियम नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक से अभी जुड़ जाइए। नोट्स बहुत काम आएंगे रिवीजन के वक्त। और एक बात, आज की इस चर्चा को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि लास्ट में हम एक ऐसी जादुई मेमोरी ट्रिक पर बात करेंगे जिससे ये पूरा टॉपिक सिर्फ 2 मिनट में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वो ट्रिक वाकई कमाल की है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हम मनोविज्ञान के इस सफर की शुरुआत करें तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे का। जीन पियाजे। मैंने अक्सर पढ़ा है कि पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट्स कहते थे। हाँ, बिल्कुल कहते थे। लेकिन मुझे हमेशा ये उत्सुकता रही है कि आखिर एक छोटे से बच्चे में उन्हें वैज्ञानिक कैसे नजर आ गया। मतलब एक बच्चा और वैज्ञानिक। यह एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे कभी भी निष्क्रिय या पैसिव नहीं होते। पैसिव नहीं होते मतलब वो सिर्फ बैठकर सुनते नहीं हैं। बिल्कुल। जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे, इसे कुछ नहीं पता और हमें ही इसे सब कुछ सिखाना है। हाँ, हम तो यही सोचते हैं कि बच्चा एक खाली बर्तन है। लेकिन पियाजे ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी दुनिया की समझ खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं? हाँ, वे अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, गिराते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करता है। अच्छा, अब समझी। पियाजे का ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे ज्ञान को सिर्फ ग्रहण नहीं करते बल्कि उसका निर्माण करते हैं। एक्टिव लर्नर्स होते हैं वो। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी शिक्षक को सिर्फ ज्ञान उड़ेलना नहीं है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि पियाजे के अनुसार विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलता। एकदम सही सुना है आपने। क्या हम इसे थोड़ा विस्तार से समझ सकते हैं कि आखिर विकास होता कैसे है उनके हिसाब से? बिल्कुल। पियाजे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क ये था कि विकास असतत होता है, जिसे अंग्रेजी में डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस मतलब लगातार नहीं। हाँ, इसका मतलब है कि विकास एक सीधी ढलान की तरह लगातार नहीं होता, बल्कि ये सीढ़ियों की तरह अलग-अलग चरणों में होता है। सीढ़ियों की तरह? हर चरण में बच्चे के सोचने का तरीका पिछले चरण से बिल्कुल अलग होता है। पियाजे ने इसके 4 मुख्य चरण बताए हैं। मुझे याद आ रहा है कि कई टॉपर्स इन 4 चरणों को याद रखने के लिए SPCF नाम की एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, SPCF ट्रिक बहुत पॉपुलर है। क्या हम इस ट्रिक के माध्यम से इन चरणों को डिकोड कर सकते हैं? क्योंकि परीक्षा में अक्सर इनका आयु क्रम पूछा जाता है। यह ट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। हाँ, सबसे पहला है S। सबसे पहले आता है S यानी सेंसरी मोटर।
जिसे हम हिंदी में संवेदी प्रेरक चरण कहते हैं। यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। जन्म से 2 वर्ष। इस उम्र में बच्चा अपनी इंद्रियों यानी आँख, कान, स्पर्श के माध्यम से सीखता है। इस चरण का सबसे अहम कीवर्ड जो परीक्षा में बार बार आता है वो है वस्तु स्थायित्व। ऑब्जेक्ट परमानेंस। राइट। हाँ, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो वस्तु स्थायित्व का मतलब वही है जब हम छोटे बच्चे के सामने अपना चेहरा हाथों से छुपाते हैं और फिर अचानक पीकबू करते हैं। हाँ, एकदम वही। शुरुआत में बच्चे को लगता है कि चेहरा सच में गायब हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगता है कि चेहरा हाथों के पीछे मौजूद है। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। जब बच्चा ये समझने लगता है कि अगर कोई चीज आंखों के सामने से हटा ली जाए तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, वही वस्तु स्थायित्व है। समझ गई। फिर आता है पी। इसके बाद आता है पी यानी प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक चरण, जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है। 2 से 7 वर्ष। इस उम्र में बच्चा भाषा का उपयोग करने लगता है, सोचने लगता है, लेकिन उसका चिंतन पूरी तरह से अतार्किक होता है। अतार्किक मतलब लॉजिक नहीं होता? हाँ, उसमें लॉजिक की कमी होती है। वो सोचता है कि खिलौनों में भी जान होती है, जिसे जीववाद या एनिमिज्म कहते हैं। अच्छा, तो ये वो उम्र है जब बच्चे मानते हैं कि अगर उन्हें चोट लगी है तो टेबल को मारने से टेबल को भी दर्द होगा। बिल्कुल, वो टेबल को मारते हैं और खुश हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा चरण सी है ना? हाँ, तीसरा चरण है सी यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष की उम्र है। इसमें क्या खास होता है? यहाँ आकर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। बच्चे में तर्क की शुरुआत हो जाती है, यानी लॉजिक बिगिंस। फाइनली लॉजिक आ गया। लेकिन यह तर्क केवल उन्हीं चीजों तक सीमित रहता है जिन्हें बच्चा अपने सामने देख और छू सकता है, यानी ठोस चीजें। जो सामने नहीं है उस पर लॉजिक नहीं लगा सकता। नहीं। और आखिरी चरण है एफ यानी फॉर्मल ऑपरेशनल या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ये तो 11 वर्ष के बाद होगा। बिल्कुल, 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब बच्चा उन चीजों के बारे में भी सोच और तर्क कर सकता है जो उसके सामने भौतिक रूप से मौजूद ही नहीं है। इन 4 चरणों को समझना तो बहुत जरूरी है। SPCF ट्रिक से तो ये एकदम दिमाग में बैठ गए। हाँ, ये क्रम हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन पियाजे की थ्योरी पढ़ते समय कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द भी सामने आते हैं जो अक्सर छात्रों को डरा देते हैं। कौन से शब्द? जैसे कि स्कीमा, आत्मसातकरण और समायोजन। ये एग्जाम में बहुत आते हैं। हाँ, ये तो पियाजे के मुख्य कीवर्ड्स हैं। क्या हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर, और ये समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ से सीधे कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले ही स्कीमा क्या भला है? स्कीमा को हम ज्ञान के मानसिक पैकेट या फोल्डर कह सकते हैं। मानसिक पैकेट। हाँ, हमारे दिमाग में हर चीज की एक छवि या जानकारी का एक सेट स्टोर होता है। जैसे बच्चे के दिमाग में एक कुत्ते का स्कीमा है, 4 पैर, एक पूंछ और भौंकने की आवाज। अच्छा, तो जो जानकारी उसके पास पहले से है वो स्कीमा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आत्मसातकरण की, जिसे अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं। हाँ, ये बहुत कंफ्यूज करता है। मान लीजिए वो बच्चा एक दिन सड़क पर एक नए रंग का कुत्ता देखता है, काले रंग का कुत्ता। ठीक है। वो उसे देखकर कहता है कि कुत्ता। तो उसने पहचान लिया। यहाँ उसने अपनी पुरानी जानकारी यानी स्कीमा में एक नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के बस जोड़ लिया। इसे आत्मसातकरण कहते हैं। तो ये तो बड़ा सीधा सा प्रोसेस हुआ। पुरानी फाइल में बस एक नया पन्ना जोड़ दिया। एकदम सही। तो फिर इसमें समायोजन या अकोमोडेशन कहाँ से आता है? इसमें छात्र बहुत फंस जाते हैं। समायोजन तब होता है जब पुरानी जानकारी नई स्थिति में काम नहीं आती। वो कैसे? मान लीजिए वही बच्चा अगले दिन एक घोड़े को देखता है। अच्छा, घोड़ा। वह उसके 4 पैर और पूंछ देखकर उसे बड़ा कुत्ता कह देता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ कुत्ते का ही स्कीमा है। बिल्कुल। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि ये कुत्ता नहीं है, ये भौंकता नहीं है, ये एक घोड़ा है, तो बच्चे के दिमाग में उथल-पुथल मच जाती है। हाँ, क्योंकि उसका पुराना लॉजिक तो फेल हो गया। अब उसे अपने पुराने कुत्ते वाले स्कीमा में बदलाव करना पड़ता है या एक नया स्कीमा बनाना पड़ता है। अच्छा। जब नई जानकारी के लिए पुरानी संरचना में बदलाव या संशोधन करना पड़े तो उसे समायोजन कहते हैं। यानी अगर पुरानी जानकारी में कुछ नया ऐड कर रहे हैं तो आत्मसातकरण, और अगर पुरानी जानकारी को बदल रहे हैं तो समायोजन। एकदम परफेक्ट। और इन दोनों के बीच जो संतुलन बनाने की प्रक्रिया है उसे साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। क्या बात है! इस कुत्ते और घोड़े वाले उदाहरण ने तो तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
पियाजे ने तो कह दिया कि बच्चा अकेले अपने दिमाग के अंदर ही अपनी दुनिया की खोज करता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है? आपका क्या विचार है? मुझे लगता है कि हम बिना दूसरों की मदद के सब कुछ नहीं सीख सकते, और यहीं से मेरी उत्सुकता हमारे अगले मनोवैज्ञानिक की ओर बढ़ती है, लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की? मैंने सुना है कि इनका नजरिया पियाजे से बिल्कुल उलट था। बिल्कुल उलट। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि पियाजे एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। कौन सी चीज? समाज। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सोशियो कल्चरल थ्योरी। उनका सीधा सा तर्क था कि सीखना कोई अकेले में होने वाली आइसोलेटेड प्रक्रिया नहीं है। यानी बच्चा अकेले नहीं सीख सकता। ये पूरी तरह से एक सामाजिक प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सबसे ज्यादा अपने समाज, अपनी संस्कृति और दूसरों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। बातचीत यानी इंटरैक्शन। हाँ, उनके सिद्धांत में दो चीजों का सबसे ज्यादा महत्व है, समाज और भाषा। समाज और भाषा, ये तो बहुत ही व्यवहारिक लगता है ना? जब हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो एक शब्द हर शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर में चमकता हुआ नजर आता है, ZPD। अरे हाँ, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैंने अक्सर छात्रों को इस जोन में बुरी तरह उलझते देखा है। क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका है? ZPD को अगर बहुत ही सरल शब्दों में समझे तो ये एक अंतर या गैप है। गैप? किसके बीच का गैप? आप इसे ऐसे सोचिए, एक दायरा वो है जहां बच्चा अपना काम स्वयं बिना किसी मदद के कर सकता है। ठीक है। जैसे एक बच्चा साइकिल को खुद धक्का देकर चला सकता है, बिना पेडल मारे, सिर्फ पैरों से धक्का देकर। हाँ, और दूसरा दायरा वो है जो बच्चा मदद के साथ कर सकता है। जैसे अगर कोई पीछे से साइकिल पकड़ ले तो वो पेडल मारकर साइकिल चला सकता है। अच्छा, तो ये दो अलग-अलग लेवल हो गए। इन दोनों, स्वयं करने की क्षमता और मदद के साथ करने की क्षमता के बीच का जो क्षेत्र है वही ZPD है। ओहो! यह वह क्षेत्र है जहां बच्चा सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस उसे थोड़े से सहारे की जरूरत है। और यहीं पर शायद वो दूसरा भारी शब्द आता है जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। हाँ, जिसे हिंदी में पाड़ या ढांचा कहा जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि साइकिल के पीछे जो पिता ने हाथ लगाया हुआ है वही स्कैफोल्डिंग है? एकदम सटीक उदाहरण। स्कैफोल्डिंग का सीधा सा मतलब है अस्थायी सहायता या टेम्पररी हेल्प। टेम्पररी होना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी। यह वह सीढ़ी है जो बच्चे को लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा खुद काम करने लगता है ये सीढ़ी हटा ली जाती है। जैसे ही बच्चा खुद बैलेंस बनाने लगता है, पिता साइकिल की सीट छोड़ देते हैं। बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर ये ट्रैप होता है कि स्कैफोल्डिंग को स्थायी मदद बता दिया जाता है, जो कि गलत है। हाँ, ये सिर्फ अस्थायी है, और जो ये मदद देता है, चाहे वो शिक्षक हों, माता पिता हों या बच्चे का कोई मित्र, उसे वाइगोत्स्की ने MKO नाम दिया है। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। हाँ, यानी वो व्यक्ति जो उस विषय में बच्चे से ज्यादा जानता हो। अब अगर हम पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों की तुलना करें तो मुझे लगता है ये मनोविज्ञान के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा महायुद्ध है। महायुद्ध तो है, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के निर्माण की बात करते हैं, लेकिन तरीके बिल्कुल अलग हैं। अगर मैं एक छात्र के नजरिए से देखूं तो इस तुलना को समझना बहुत जरूरी है। ये तुलना सीधे तौर पर स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में आती है। चलिए इस महायुद्ध के कुछ अहम बिंदु देखते हैं। सबसे पहला अंतर क्या है? पियाजे कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में पहले विचार आते हैं और फिर भाषा विकसित होती है। पहले थॉट फिर लैंग्वेज। जबकि वाइगोत्स्की का दृढ़ विश्वास था कि भाषा पहले आती है और वही विचारों को दिशा देती है। और शायद सीखने के तरीके में भी बड़ा अंतर है। पियाजे के नन्हे वैज्ञानिक तो खुद खोज करते हैं। बिल्कुल। पियाजे का जोर खोज और व्यक्तिगत निर्माण पर है, जबकि वाइगोत्स्की का पूरा जोर सामाजिक सहयोग पर है, कोलैबोरेशन पर। एक और बहुत बड़ा अंतर जो छात्रों को हमेशा याद रखना चाहिए वो यह है कि पियाजे मानते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अवस्थाएं बदलती हैं। हाँ, और फिर उस विकास के आधार पर वो अधिगम करता है। इसे हम विकास से अधिगम कह सकते हैं। डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। लेकिन वाइगोत्स्की इसका उल्टा कहते हैं। उनका मानना है कि पहले बच्चा समाज से सीखता है और इसी सामाजिक अधिगम से उसका विकास होता है। यानी अधिगम से विकास, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। बिल्कुल सही। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। साथियों, पियाजे के व्यक्तिगत निर्माण और वाइगोत्स्की के सामाजिक सहयोग को समझने के बाद अब हम मनोविज्ञान की एक बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रखते हैं। व्यवहारवाद की दुनिया। हाँ,
अभी तक हमने बात की कि दिमाग कैसे काम करता है या समाज कैसे सिखाता है, लेकिन हमारे व्यवहार का क्या? जब हम क्लासरूम में बच्चों के व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म सामने आता है, और व्यवहारवाद का जिक्र हो तो बीएफ स्किनर को कैसे भुलाया जा सकता है? स्किनर का दृष्टिकोण संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों से बिल्कुल अलग था। उन्हें दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं था, है ना? उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। उनका पूरा फोकस इस बात पे था कि बाहर क्या दिख रहा है, यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। हाँ। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग। उन्होंने स्किनर बॉक्स नाम की एक उपकरण में चूहे और कबूतर पर बड़े ही नियंत्रित प्रयोग किए। उनका मूल मंत्र क्या था? उनका मूल मंत्र बहुत ही सीधा था। किसी भी जीव का भविष्य का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पिछले व्यवहार का परिणाम क्या रहा है। मतलब रिजल्ट से तय होगा कि हम वो काम दोबारा करेंगे या नहीं। बिल्कुल। जब हम स्किनर के इस परिणाम वाले सिद्धांत को परीक्षा के चश्मे से देखते हैं तो एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप सामने आता है। वो ट्रैप है पुनर्बलन का। हाँ, स्किनर की थ्योरी में एक शब्द है पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट। और मैंने देखा कि 90% छात्र सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन और दंड के बीच बुरी तरह उलझ जाते हैं। बहुत बुरी तरह। क्या हम इस गुत्थी को आज हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं? ये मनोविज्ञान के सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इसे आज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये पुनर्बलन क्या है? सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि पुनर्बलन शब्द का इस्तेमाल जब भी होगा, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसका एकमात्र उद्देश्य व्यवहार को बढ़ाना है, यानी बिहेवियर को इंक्रीज करना। हाँ। सकारात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत आसान है। किसी ने अच्छा काम किया, आपने उसे इनाम, चॉकलेट या शाबाशी दी ताकि वो काम बार बार करे। यहाँ हम कुछ दे रहे हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन परेशानी तब होती है जब बात नकारात्मक पुनर्बलन या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की आती है। हाँ, लोग नेगेटिव वर्ड सुन के डर जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि नकारात्मक का मतलब सजा देना या डांटना होगा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। नकारात्मक पुनर्बलन दंड नहीं है। दंड नहीं है? तो फिर क्या है? नकारात्मक का मतलब है किसी कष्टदायक या अप्रिय चीज को हटा लेना ताकि किसी अच्छे व्यवहार को बढ़ाया जा सके। ये थोड़ा ट्रिकी है, कोई उदाहरण? इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जब आप कार में बैठते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते तो कार एक बहुत ही परेशान करने वाली बीप बीप की आवाज निकालती है। हाँ, वो आवाज बहुत इरिटेटिंग होती है। ये आवाज आपके लिए एक कष्ट है। जैसे ही आप सीट बेल्ट लगाते हैं वो आवाज बंद हो जाती है। अच्छा, तो आवाज बंद होना एक तरह का रिलीफ है। बिल्कुल। यहाँ सीट बेल्ट लगाने के व्यवहार को बढ़ाया गया है, उस कष्टदायक आवाज को हटाकर। यही नकारात्मक पुनर्बलन है। ये सीट बेल्ट वाला उदाहरण तो कमाल का है। यानी कष्ट को हटाना नकारात्मक पुनर्बलन है। एकदम सही। तो फिर दंड या पनिशमेंट क्या है? दंड का एकमात्र उद्देश्य होता है किसी व्यवहार को कम करना या रोक देना। अच्छा, व्यवहार रोकना। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता और टीचर उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देती है तो इसका उद्देश्य उस लापरवाही वाले व्यवहार को रोकना है। तो व्यवहार बढ़ाना पुनर्बलन है और व्यवहार रोकना दंड है। बिल्कुल अलग चीजें हैं ये दोनों। स्किनर का ये पूरा सिद्धांत RS थ्योरी पर काम करता है। RS थ्योरी। R यानी अनुक्रिया या रिस्पॉन्स और S यानी स्टिमुलस या इनाम। स्किनर बॉक्स में चूहे ने पहले खुद उछलकूद करके लीवर दबाया, ये रिस्पॉन्स था। और तब जाकर उसे खाना मिला जो कि रिवॉर्ड था। हाँ। यानी स्किनर कहते हैं कि पहले क्रिया करो फिर परिणाम मिलेगा। यही उनका सिद्धांत है। लेकिन क्या स्किनर से पहले किसी ने व्यवहारवाद पर इस तरह का काम नहीं किया था? यहाँ से मुझे याद आते हैं हमारे चौथे और आखिरी दिग्गज मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का नाम तो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि थॉर्नडाइक के प्रयोगों ने ही व्यवहारवाद की नींव रखी थी। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो थॉर्नडाइक का काम बहुत ही क्रांतिकारी था। उन्होंने भी तो जानवरों पर प्रयोग किए थे। हाँ, उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर था। भूखी बिल्ली? उन्होंने उस भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स के बाहर प्लेट में मछली रख दी। बिल्ली बाहर आने के लिए बेतहाशा उछल कूद करने लगी होगी। बिल्कुल, पंजों से सलाखें खुरचने लगी। और उस उछल कूद में गलती से बिल्ली का पैर बॉक्स के एक लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। हाँ, बिल्ली बाहर आई और उसने मछली खा ली। मुझे याद है कि इस सिद्धांत को संबंधवाद या कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। सही कहा आपने। क्योंकि थॉर्नडाइक ने कहा था कि इंसान या जानवर गलतियां कर करके ही सही प्रतिक्रिया चुनना सीखते हैं,
जिससे उद्दीपक यानी मछली और अनुक्रिया यानी लिवर दबाना के बीच एक मजबूत बंधन बन जाता है। इसे एसआर बॉन्ड कहते हैं, बिल्कुल। और इसी भूखी बिल्ली के प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए, जिन्हें प्राथमिक नियम कहा जाता है ना? हाँ, प्राइमरी लॉज। परीक्षा में ये नियम सीधे पूछे जाते हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला है तत्परता का नियम या लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका सीधा सा मतलब है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मतलब जब तक छात्र मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है, कोई शिक्षक उसे नहीं सिखा सकता। एकदम सही। दूसरा है अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सरल शब्दों में कहें तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना किसी काम का अभ्यास करेंगे, वो सीखना उतना ही पक्का हो जाएगा। बिल्कुल। और तीसरा नियम क्या है? मैंने सुना है कि थॉर्नडाइक का तीसरा नियम ही आगे चलकर स्किनर के सिद्धांत का आधार बना। जी हाँ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। इसका अर्थ है कि अगर किसी काम को करने का परिणाम सुखद या संतोषजनक है तो जीव उस काम को दोबारा करेगा, और अगर परिणाम दुखद है तो वो उसे नहीं करेगा। बिल्ली ने लीवर दबाया, उसे मछली मिली, जो कि एक सुखद परिणाम था, इसलिए उसने बार बार लीवर दबाना सीख लिया। अच्छा, इसी प्रभाव के नियम को स्किनर ने बाद में अपने पुनर्बलन के सिद्धांत में बदल दिया। ये तो बहुत ही शानदार कनेक्शन है। दोनों थ्योरीज आपस में जुड़ गईं। हाँ, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर दोनों एक ही बात कह रहे हैं, तो थॉर्नडाइक और स्किनर के बीच असल फर्क क्या है? अक्सर छात्र इन दोनों की थ्योरीज के नाम में उलझ जाते हैं। फर्क बहुत ही तकनीकी है, लेकिन महत्वपूर्ण है। क्या फर्क है? देखिए, थॉर्नडाइक की थ्योरी एसआर थ्योरी है। इसका मतलब है कि पहले उद्दीपक यानी मछली सामने होती है और उसे देखकर जीव अनुक्रिया करता है। पहले लालच फिर काम। हाँ, लेकिन इसके विपरीत स्किनर की थ्योरी आरएस थ्योरी है। वहां बॉक्स में चूहे के सामने पहले से कोई खाना नहीं होता। चूहा पहले खुद अनुक्रिया करता है, काम करता है, और तब जाकर उसे इनाम मिलता है। बिल्कुल, दोनों व्यवहारवादी हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग है। साथियों, अब जाकर डॉट्स पूरी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। हमने इन चारों मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों की गहराई को बहुत ही आसान भाषा में समझ लिया है। बिल्कुल समझ लिया है। अब चूंकि हमारा लक्ष्य परीक्षा में जीत हासिल करना है, तो क्यों ना एक बार तेज रफ्तार से मास्टर रिवीजन कर लिया जाए? ये एक बहुत ही अच्छा विचार है, ताकि परीक्षा में जब ये कीवर्ड सामने आए तो हमारा पेन सही विकल्प पर ही टिक करे। चलिए एक रैपिड फायर सारांश देखते हैं जो छात्रों के लिए सीधे एग्जाम फोकस का काम करेगा। ठीक है, तो मैं कीवर्ड्स बोलूंगी और आप नाम बताइएगा। तैयार हूं। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, या फिर विकास के 4 चरण, स्कीमा, आत्मसातीकरण जैसे शब्द दिखे, तो हमारा उत्तर क्या होगा? बिना किसी हिचकिचाहट के जीन पियाजे। बहुत बढ़िया। और अगर प्रश्न में समाज, संस्कृति, भाषा, जेडपीडी या स्कैफोल्डिंग जैसे शब्द चमक रही हूं, तो सीधा उत्तर होगा लेम वायगॉत्स्की। और याद रखिएगा, जेडपीडी में दिया जाने वाला सहारा अस्थायी होता है। बेहतरीन। और अगर प्रश्न आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, चूहे कबूतर के प्रयोग या आरएस थ्योरी के बारे में, तो वहां उत्तर होगा बीएफ स्किनर। और उस एग्जाम ट्रैप को मत भूलिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के पुनर्बलन हमेशा व्यवहार को बढ़ाते हैं। और अंत में अगर प्रश्न प्रयास और त्रुटि, भूखी बिल्ली, संबंधवाद या सीखने के 3 प्राथमिक नियमों, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के बारे में हो, तो वहां सीधा सीधा नाम आएगा ई.एल. थॉर्नडाइक का। अगर ये मास्टर टेबल हमारे साथियों के दिमाग में पूरी तरह से सेट है, तो वे इन 4 टॉपिक से आने वाले सवालों में कभी गलती नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। साथियों, अब समय आ गया है उस वादे को पूरा करने का जो मैंने इस चर्चा की शुरुआत में किया था। हाँ, वो मेमोरी ट्रिक। वह जादुई फाइनल मेमोरी ट्रिक, जिससे ये चारों मनोवैज्ञानिक आपको ताउम्र याद रहेंगे। आपको बस 4 अक्षर का एक छोटा सा सूत्र याद रखना है। सिर्फ 4 अक्षर। और वो सूत्र है प-वास-था। जी हाँ, एक बार फिर सुनिए, प-वास-था। ये वाकई एक बेहतरीन और आसान ट्रिक है। चलिए इसे डिकोड कर देते हैं। हाँ, बताइए। प से पियाजे और इनका मुख्य कीवर्ड है थिंकिंग या सोच का विकास। वा से वाइगॉत्स्की, जिनका कीवर्ड है सोशल यानी समाज। स से स्किनर, जिनका कीवर्ड है रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। और अंत में था से थॉर्नडाइक, जिनका कीवर्ड है इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। प-वास-था, सोच, समाज, पुनर्बलन और प्रभाव। अगर हमारे छात्रों ने ये 4 अक्षर और इनके कीवर्ड्स याद कर लिए,
तो टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। कभी नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं के लिए अब प्याजे के चरण, वाइगॉत्स्की का ZPD और स्किनर व थॉर्नडाइक के बीच का बारीक अंतर शीशे की तरह साफ हो चुका है। बिल्कुल। अब आपकी तैयारी पूरी तरह से सही दिशा में है और CDP के वो 3 से 4 प्रश्न बिल्कुल आपकी मुट्ठी में है। मुट्ठी में है। हमारी तरफ से आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते मैं आप सभी सीखने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक बिंदु छोड़ना चाहता हूं, जिस पर आप अपने स्तर पर जरूर सोचिएगा। वो क्या है? सोचकर देखिए, अगर थॉर्नडाइक की उस भूखी बिल्ली के प्रयोग ने आगे चलकर स्किनर के पुनर्बलन सिद्धांत को जन्म दिया, तो आज के हमारे क्लासरूम का जो पूरा सिस्टम है, हाँ। बच्चों को अच्छा काम करने पर स्टार देना या शोर मचाने पर डांटना, हमारा ये पूरा अनुशासन इन जानवरों के बॉक्स वाले प्रयोगों से कितना ज्यादा प्रेरित है। अरे हाँ। क्या हम आज भी उसी थ्योरी पर काम नहीं कर रहे? अपने आसपास के सीखने के माहौल को, अपने स्कूल या आसपास के बच्चों को आज इसी मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखिएगा। आपको शिक्षा की पूरी प्रक्रिया एक नए चश्मे से नजर आएगी। ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। हम इंसान होकर भी कहीं ना कहीं उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं जिन्हें जानवरों पर किए गए प्रयोगों से समझा गया था। बिल्कुल। खैर साथियों, आज की इस ज्ञानवर्धक और विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये गहन विश्लेषण पसंद आया और आपके कॉन्सेप्ट सच में क्लियर हुए हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को लाइक करें। हाँ, और अपने साथी परीक्षार्थियों के साथ शेयर जरूर करें। और जैसा कि हमने पहले बताया, इन सभी टॉपिक्स के प्रीमियम नोट्स PDF फॉर्मेट में पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली प्रीमियम क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।